हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बीपीएससी ज्ञान केंद्र पर स्वागत है। मैं आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बीपीएससी स्पेशल का जो सिलेबस है उसको मैं इस चैनल पे, इस YouTube चैनल पे पूरा कवर करूंगा। इसके ऑलरेडी 3 लेक्चर हो चुके हैं। यह चौथा लेक्चर है जो मैं आप लोग के समक्ष लेकर आया हूँ। इसमें मैं 2 टॉपिक मौर्य काल को और मौर्योत्तर काल को कवर करूंगा। इसमें से कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के माध्यम से इन दोनों टॉपिक को मैं कवर करूंगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू किया जाए। आप लोगों के समक्ष पहला प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौर्य काल से संबंधित है। हमें यह बताना है कि यह 2 घटनाओं का जिक्र यहाँ पे हो रहा है। इन दोनों घटनाओं को पढ़ के यह बताना है कि यह इनमें से कौन सी घटना जो है वह मौर्य काल से संबंधित है। तो देख लेते हैं। पहला क्या है कि इस काल में व्याकरणाचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है। मैं अष्टाध्यायी के बारे में बता दूं कि यह एक संस्कृत का व्याकरण की आधारशिला रखने वाली पुस्तक है। ऐसा माना जाता है कि संस्कृत की जो व्याकरण की जो पुस्तक थी वह पहली पुस्तक अष्टाध्यायी थी जिसकी रचना पाणिनि ने की थी। और मैं बताते चलूँ कि मैं ये सारे प्रश्न तीन किताबों से कवर करता हूँ। एक इम्तियाज अहमद की पुस्तक है, दूसरा दृष्टि की बिहार समग्र अवलोकन की पुस्तक है, और तीसरी क्राउन बिहार से मैं ये प्रश्न लेकर आप लोगों के सामने आता हूँ। तो मैं बताते चलूँ कि इम्तियाज अहमद में ऐसा बताया गया है कि जो पाणिनि की अष्टाध्यायी थी इसकी रचना मौर्य काल में ही हुई थी। ठीक है, तो उसको आधार मानते हुए हम ये देख सकते हैं कि पहला कथन जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन देख सकते हैं कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी गई थी। तो बिल्कुल सही बात है, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ ही था जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी गई। जो उस समय मंत्री था मौर्य वंश में, उसने बृहद्रथ की हत्या करके एक नए वंश यानी कि शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश की स्थापना की थी। आगे हम इसके बारे में जिक्र करेंगे। तो ठीक है, इसमें दोनों ही कथन जो है, दोनों ही घटनाएं जो है वह मौर्य काल से संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाए 1 और 2 दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प को चुनें। हमें असत्य विकल्प को चुनना है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि असत्य विकल्प कौन सा है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। बिल्कुल सही कथन है, चंद्रगुप्त मौर्य को मुक्तिदाता कहा जाता है। 315 ईसा पूर्व में सेल्यूकस का दूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पाटलिपुत्र आया था। तो ये भी बिल्कुल सत्य घटना है कि 315 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था वह मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पाटलिपुत्र आया था। ठीक है, तो दोनों कथन ये सही हुए। तीसरा कथन है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की विस्तृत चर्चा मिलती है। तो मैं बता दूं कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में नहीं बल्कि मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक इंडिका में राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की विस्तृत चर्चा मिलती है। तो ये कथन गलत है। इस कारण से यह विकल्प सही हो जाएगा क्योंकि असत्य पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं फिर से दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं कि मेगास्थनीज द्वारा जो रचित इंडिका पुस्तक है, ठीक है, जो कि एक दरबारी था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था, उसने इंडिका की रचना की है और इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की विस्तृत चर्चा मिलती है। अगला भी विकल्प देख लेते हैं कि सेल्यूकस निकेटर ने काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान और मकरान के क्षेत्र को चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। हाँ, सेल्यूकस निकेटर ने जब चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया तो चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करने के बाद वह युद्ध हार जाता है, जिसके हारने के बाद काबुल का क्षेत्र जो कि आज अफगानिस्तान का क्षेत्र है, कंधार का क्षेत्र जो आज उत्तरी और पश्चिमी पाकिस्तान का क्षेत्र है और कुछ अफगानिस्तान का क्षेत्र है, हेरात जो ईरान का क्षेत्र है, बलूचिस्तान जो दक्षिणी और पश्चिमी पाकिस्तान का क्षेत्र है, और मकरान अफगानिस्तान का क्षेत्र, इन सारे क्षेत्रों को चंद्रगुप्त मौर्य के हवाले कर दिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था को उदार और कल्याणकारी स्वरूप निम्नलिखित में से किस शासक ने दिया था। मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है, तो जहाँ तक प्रशासनिक व्यवस्था और उदार और
कार्य स्वरूप के बारे में बात की जा रही है, तो मैं बताते चलूं कि सम्राट अशोक ने मौर्य साम्राज्य को उदार और कल्याणकारी स्वरूप प्रदान किया था। हालांकि इसके पहले चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना किए थे। इन्होंने स्थापना जरूर किया था, इनको मुक्तिदाता जरूर कहा जाता है, लेकिन अगर उदार और कल्याणकारी स्वरूप की बात की जाए तो सर्वप्रथम सम्राट अशोक ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को उदार और कल्याणकारी स्वरूप प्रदान किया था। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सम्राट अशोक। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे उदार और कल्याणकारी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में नहीं हुई थी? ठीक है, चलिए देखते हैं। इनके शासनकाल में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। ठीक है, पहला विकल्प है। सेल्यूकस निकेटर को हराकर पश्चिमोत्तर सीमांत क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया। पश्चिमोत्तर सीमांत क्षेत्र की वही बात हो रही है जो मैंने बताया, मकरान, हेरात, काबुल, कंधार और बलूचिस्तान वाला जो हिस्सा था, जो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, उसको सेल्यूकस निकेटर को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने क्षेत्र में मिला लिया था। बिल्कुल सही घटना है ये। इनके शासनकाल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया नहीं। ये विकल्प गलत है। अगला विकल्प भी देख लेते हैं। इसने भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित पहले देशव्यापी शासन प्रणाली का निर्माण किया। बिल्कुल, भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित पहले देशव्यापी शासन प्रणाली का निर्माण किया। मैं बताते चलूँ कि कंफ्यूज नहीं होना है। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो पहले देशव्यापी शासन प्रणाली का निर्माण किए थे, जबकि हमने इससे पहले वाले प्रश्न में देखा था कि अशोक जो थे वो पहली बार कल्याणकारी और उदार राज्य का उदाहरण प्रस्तुत किए थे। तो यह कथन भी सही है, यह भी कथन सही है और यह भी कथन सही है। इनके शासनकाल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था। इनके शासनकाल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन नहीं। इनके शासनकाल में नहीं, गलत बात है। यह अशोक के शासनकाल में ऐसा हुआ था कि अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्य। आप नाम याद रखेंगे, मोगलीपुत्र तिस्य। ठीक है, यह अध्यक्ष थे इस बौद्ध संगति का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस शासक के दरबार में आजीवक संप्रदाय से संबंध रखने वाला भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था? ठीक है, इनके बारे में आज हम एक नई जानकारी देखेंगे, नई जानकारी अर्जित करेंगे। ठीक है, तो मैं बताते चलूं कि भविष्यवक्ता पिंगल जो वत्स से वो बिंदुसार के दरबार में रहते थे। इन्होंने ही सम्राट अशोक के बारे में कहा था कि यह भविष्य में एक महान राजा बनेगा, भविष्य में एक महान राजा। ठीक है, ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन थे ये? भविष्यवक्ता थे या ज्योतिषाचार्य भी कहीं लिखा मिल जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। भविष्यवक्ता भी कह सकते हैं, ज्योतिषाचार्य भी कह सकते हैं। पिंगल वत्स इनका नाम था। किसके दरबार में रहते थे? बिंदुसार के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना बिंदुसार से संबंधित नहीं है? हमें एक ऐसी घटना चुनना है जो कि बिंदुसार से संबंधित नहीं है। चलिए देखते हैं। बिंदुसार का शासनकाल 298 ईसा पूर्व से लेकर 272 ईसा पूर्व तक था। बिंदुसार ने अपनी जीवन लीला संलेखना विधि से त्याग की थी। बिंदुसार के शासनकाल में यूनानी राजदूत डिमाक्लस आया था। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। तो मैं बताते चलूं कि जो बिंदुसार है, इनका वायु पुराण में नाम भद्रसार मिलता है और जैन ग्रंथों में सिंहसेन मिलता है। भद्रसार और सिंहसेन, आप इन दोनों नामों को याद रखेंगे कि बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार और जैन ग्रंथों में सिंहसेन। ठीक है, इनका एक और नाम था अमित्रघात। ये भी नाम आप सभी याद रखेंगे। इन्होंने एक अमित्रघात की उपाधि धारण की थी, जिसका मतलब होता है शत्रुओं का नाशक। ठीक है, इनको वायु पुराण में भद्रसार कहा जाता है। कहीं कहीं ये मिल जाएगा आपको मद्रसार। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही नाम है, मद्रसार भी और भद्रसार भी। सिंहसेन जैन ग्रंथों में नाम मिल जाता है इनको। इनका बिंदुसार के शासनकाल में यूनानी राजदूत डिमाक्लस या डायमेकस आया था। देखिए, दोनों नाम सेम है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं कहीं डिमाक्लस लिखा मिल जाता है, कहीं डायमेकस मिल जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों नाम को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है,
सॉरी। उसके बाद अगला विकल्प है कि बिंदुसार ने अपनी जीवन लीला संलेखना विधि से त्याग की थी। नहीं, बिंदुसार नहीं, बल्कि बिंदुसार के पिता यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से अपनी जीवन लीला समाप्त की थी। संलेखना विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें कि भूख त्याग के, भोजन त्याग के अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी जाती है। ठीक है। बिंदुसार का शासनकाल 298 ईसा पूर्व से लेकर 272 ईसा पूर्व तक था। तो ये विकल्प सही, क्योंकि कहीं कहीं 272 की जगह 273 भी देखने को मिल जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि प्राचीन इतिहास है तो साक्ष्यों पे ही आधारित है इतिहास है, तो कहीं कहीं 273 ईसा पूर्व मिल जाएगा और कहीं कहीं आपको 272 ईसा पूर्व मिल जाएगा किसी किसी पुस्तक में। ठीक है। तो ये भी कथन सही है, ये गलत कथन है, इसलिए यह उत्तर हो जाएगा आपका। और यह भी सही है, यह भी सही है। डायमेकस के बारे में बात कर लिया जाए तो डायमेकस जो राजदूत था, यह स्ट्रैबो ऐसे लिखते हैं कि जो स्ट्रैबो थे यह ऐसा लिखते हैं कि उस समय के जो सीरिया के शासक, आप लोग ध्यान रखिएगा एक एक वर्ड पे, सीरिया के शासक कौन थे? सीरिया के शासक, तो सीरिया के जो शासक थे उनका नाम था एंटियोकस प्रथम। ठीक है, एंटियोकस प्रथम। इन्होंने ही डायमेकस को पाटलिपुत्र भेजा था। किसके दरबार में? तो बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं कि जो स्ट्रेबो अपने पुस्तक में लिखते हैं कि सीरिया के जो राजा थे एंटियोकस प्रथम, इन्होंने डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजे थे। और जो डायमेकस है इसको ही माना जाता है मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी। ठीक है, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी। तो कंफ्यूज नहीं होना, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी करके भी प्रश्न पूछ सकता है। तो डायमेकस, एंटियोकस फर्स्ट ने किसको बिंदुसार के दरबार में भेजा था? तो डायमेकस। एंटियोकस प्रथम कहाँ का राजा था? सीरिया का। कौन लिखता है कि सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था? तो स्ट्रैबो। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। आई होप कि समझ गए होंगे आप इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन चुने। ठीक है, सत्य कथन चुनना है। दिव्यावदान से ज्ञात होता है कि बिंदुसार के राज दरबार में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिषी पिंगल वत्स रहता था। ठीक है, बिंदुसार के राज दरबार में मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत भेजा था। देख लेते हैं। दिव्यावदान से ज्ञात होता है कि बिंदुसार के राज दरबार में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिषी पिंगल वत्स रहता था। तो बिल्कुल सही कथन है ये। दिव्यावदान जो है इसी से पता चलता है कि जो बिंदुसार के राज्यसभा में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिषी पिंगल वत्स निवास करता था या रहता था। ऐसा हमें ज्ञान दिव्यावदान से ही प्राप्त होता है। ठीक है, अगला कथन है कि बिंदुसार के राज दरबार में मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत भेजा था। अब देखिए, यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। अब उस वाले प्रश्न में मैंने बताया था कौन? तो सीरिया के शासक एंटियोकस। इस वाले में मैं बता रहा हूँ कि टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने। अब दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे है मिस्र के शासक, वहाँ पे सीरिया के शासक। किसने भेजा था? तो वहाँ पे एंटियोकस प्रथम ने भेजा था, यहाँ टॉलमी द्वितीय भेज रहा है। तो किसको भेज रहा है? तो वहाँ पे वो डायमेकस को भेज रहा था, यहाँ पे ये डायनोसिस को भेज रहा है। तो ये भी कथन सत्य है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बिंदुसार के समय में दो दरबारी आए थे। कौन कौन? तो एक था जिसका नाम है, आपने देखा, डायमेकस। ठीक है, डायमेकस। और दूसरा जो है उसका नाम है डायनोसिस। कौन कौन भेजा था? तो इसको एंटियोकस भेजा था। एंटियोकस कौन? तो प्रथम ने। और इसको कौन भेजा था? तो इसको टॉलमी ने भेजा था। ठीक है, टॉलमी द्वितीय ने। ये कहाँ का राजा था? ये कहाँ का राजा था? तो ये राजा था मिस्र का। ठीक है, और ये कहाँ का राजा था? तो ये राजा था सीरिया का। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक एक राजदूत पाटलिपुत्र भेजा था। एंटियोकस प्रथम किस मौर्य राजा का समकालीन था? यहाँ पे
हमें यह देखने को मिल रहा है कि स्ट्रेबो ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सीरिया का जो शासक एंटियोकस प्रथम था उसने डायमेगस नामक एक राजदूत भेजा था। अब ये हमें बताना है कि जो एंटियोकस प्रथम था इसके समय में मौर्य राजा वह कौन था जो इसके समकालीन था। तो उसने बिंदुसार के दरबार में भेजा था, तो बिंदुसार इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ज़्यादा कंफ्यूजन वाला ये प्रश्न है भी नहीं। ठीक है, चाहे वो एंटियोकस प्रथम हो चाहे वो टॉलमी द्वितीय हो, दोनों ही बिंदुसार के समकालीन थे। एक सीरिया का राजा था, एक मिस्र का राजा था। अगला प्रश्न देखते हैं कि अशोक के अभिलेखों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें व सत्य कथन को चुनें। हमें असत्य चुनना है। ठीक है, 1750 में टिफेंथलर ने सबसे पहले दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया था, यह कथन। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। ठीक है, मैं बताते चलूं, थोड़ा यह मिसप्रिंट हो गया, प्रिंसेप होगा। ठीक है, प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था, ये बिल्कुल सही है। ये कथन, ये प्रश्न पूछ चुका है पहले बीपीएससी में। तो जेम्स प्रिंसेप ने ही अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था 1837 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन जो पहला कथन है यह अभी तक पूछा नहीं है, हो सकता है पूछ ले, इसलिए मैंने इसको डाल दिया है कि 1750 में टिफेंथलर ने सबसे पहले दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया था। ये भी कथन बिल्कुल सही है। 1750 में टिफेंथलर ने सबसे पहले दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया था, तो ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है। टिफेंथलर ने क्या पता लगाया था? तो दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया था पहली बार। ठीक है, और अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला कौन था व्यक्ति? तो जेम्स प्रिंसेप था। कब? तो 1837 में, और ये 1750 में। ठीक है, 1 और 2 दोनों इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुग्मन सही नहीं है। हमें मिलान देखना है कि संयुग्मन मतलब कि कौन सा इसमें मेल नहीं खाता है। ठीक है, यानी कि हमें सत्य ढूंढना है। तो पहला प्रश्न है कि सम्राट अशोक के संदर्भ में है कि इसने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। बिल्कुल सही बात। सम्राट अशोक सम्राट अशोक की जब राज्याभिषेक हुई उसके 8वें वर्ष में लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करके कलिंग को मौर्य साम्राज्य के अधीन कर लिया या मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। ये कब की बात है? 261 ईसा पूर्व की। ठीक है, मैं बताते चलूं कि जो सम्राट अशोक थे इनका राज्याभिषेक 273 में ईसा पूर्व में हुआ था। तो ईसा पूर्व मतलब कि ईस्वी सन के पहले वाली स्थिति। तो 273 की बात हो रही है, तो 261 यानी कि 8 साल पहले की बात हुई। ठीक है, कैसे निकालते हैं? तो 273 और 261, तो 261 और 273 में देखेंगे तो 261 बाद में आता है, 273 पहले आएगा। चूंकि हम एक बार मैं समझा देता हूँ आप सभी को। यह 0 इधर हो जाएगा ईस्वी। ठीक है, ईस्वी सन जिसको हम लोग बोलते हैं, इधर पढ़ते हैं हम लोग ईसा पूर्व। तो इधर की जो घटनाएं होती है वो इस क्रम में चलती है, इधर की जो घटनाएं होती है वो इस क्रम में चलती है। तो हमने बात किया 273 की, जिसपे सम्राट अशोक का राज्याभिषेक होता है, और 261 में वह कलिंग पर आक्रमण करते हैं। तो मतलब कि 8 साल के बाद उन्होंने आक्रमण किया है कहाँ पे? कलिंग पे। आई होप कि आप लोगों ने आप लोग समझ गए होंगे। अगला विकल्प देख लेते हैं। अगला विकल्प है कि बिंदुसार। इसके शासनकाल में सीरिया, गलत लिखा, सीरिया होगा। ठीक है, सीरिया। सम्राट ने 2 चीज, अंगूरी मदिरा और सूखी अंजीर भिजवाई थी। बिल्कुल, अंगूरी मदिरा और सूखी अंजीर। खैर, बिंदुसार ने 3 चीज डिमांड की थी, एक अंगूरी मदिरा, ठीक है, और दूसरी सूखी अंजीर, और तीसरी थी दार्शनिक। तो दार्शनिक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सीरिया के जो सम्राट थे उन्होंने कहा था कि हम सब दार्शनिकों का क्रय और विक्रय नहीं किया करते हैं। ठीक है, अगला विकल्प देख लेते हैं। दशरथ। इसने आजीवक संप्रदाय के लिए नागार्जुनी पहाड़ी पर स्थित बराबर की गुफाओं का निर्माण करवाया था। बिल्कुल सही बात है ये भी। दशरथ जो कि अशोक के पौत्र थे, इन्होंने आजीवक संप्रदाय के लिए नागार्जुनी पहाड़ी पर बराबर की गुफाओं का निर्माण करवाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। इससे सोहगौरा ताम्रपत्र गोरखपुर तथा महास्थान अभिलेख बोगरा संबंधित है। बिल्कुल सही बात है। यह दोनों ही
जो अभिलेख है और एक ताम्रपत्र है। बोगरा में बता दूं कि बोगरा एक बांग्लादेश में स्थित एक जिला है, ठीक है। कहाँ पे? तो बांग्लादेश में स्थित एक जिला है। बोगरा से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसका नाम है महास्थान अभिलेख। यह अभिलेख और सहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख, ये दोनों ही अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। इस प्रकार उत्तर हो जाएगा इसमें, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। एक बात मैं और आप लोग को बता दूं कि जो ये सोहगौरा ताम्रपत्र और महास्थान अभिलेख है, यह दोनों अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए अकाल के समय किए गए राहत कार्यों के बारे में बताता है। इसलिए हम यह अनुमान लगा पाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक अकाल पड़ा था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अब। अगला गलत कथन को पहचानना है, ठीक है। गलत कथन को हमें पहचानना है। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया था। जैन अनुश्रुति, ठीक है, जैन ग्रंथ के अंतर्गत आता है जैन अनुश्रुति, ठीक है। सिंगली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था। यह दोनों कथन सही है, ठीक है। राज्याभिषेक से संबंधित मास्की शिलालेख में अशोक ने खुद को देव नाम प्रियदर्शी कहा है, ठीक है। अगला विकल्प देखते हैं कि अशोक का नाम केवल मास्की, गुर्जरा, नेटूर, ठीक है, तथा उडे गुलाम अभिलेख में मिलता है। तो मैं बता दूं कि अशोक का जो नाम है वह मास्की में, गुर्जरा में, नेटूर में तथा उडे गुलाम, ये 4 अभिलेखों में अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी के नाम से मिलता है। तो ठीक है, ये भी कथन सही है। अब इस कथन के बारे में हम बात कर लेते हैं। राज्याभिषेक से संबंधित मास्की शिलालेख जो था, यहाँ पे अशोक ने खुद को देवनाम प्रियदर्शी बताया है। तो मैं बताते चलूं कि राज्याभिषेक से संबंधित मास्की शिलालेख नहीं था, यह गलत बात है, ठीक है। और यहाँ पे अशोक ने देवनाम प्रियदर्शी के बारे में नहीं बल्कि बुद्ध शाक्य के बारे में बताया गया है। और यह माना जाता है कि जो बुद्ध शाक्य है यह अशोक के लिए ही यह नाम प्रयोग में लिया गया है। तो कहने का मतलब कुल मिला जुला के ये राज्याभिषेक से संबंधित मास्की शिलालेख बिल्कुल राज्याभिषेक से संबंधित है मास्की शिलालेख। और मास्की शिलालेख में अशोक ने खुद को देवनाम प्रियदर्शी नहीं बल्कि बुद्ध शाक्य के रूप में अपना नाम खुदवाया है, ठीक है। तो अब इन दोनों विकल्पों में देख लेते हैं कि राज्याभिषेक से संबंधित जो मास्की शिलालेख है वहाँ पे अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी के रूप में नहीं मिलता है बल्कि बुद्ध शाक्य के रूप में मिलता है। जबकि अशोक का नाम मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उडे गुलाम में मिलता है। यह चारों अभिलेखों में मिलता है अशोक का नाम। किसी में देवनाम प्रियदर्शी के नाम से मिलता है, किसी में बुद्ध शाक्य के नाम से मिलता है, किसी में अन्य नाम से बुद्ध अशोक को पुकारा गया है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उन चारों में से नहीं है, ठीक है। हमने 5 विकल्प रख लिया है। एक लोमस ऋषि गुफा है, स्वर्ण भूमि गुफा है, विश्व झोपड़ी गुफा है, कर्ण चौपड़ गुफा है और सुदामा गुफा है, ठीक है। तो मैं बता दूं कि लोमस ऋषि गुफा बिल्कुल सही बात है। आजीविकों के लिए बनाए गए 4 गुफाएं थी, उसमें एक लोमस ऋषि गुफा था, एक विश्व झोपड़ी के नाम से था, एक कर्ण चौपड़ के नाम से था और एक सुदामा गुफा के नाम से था। मैं बता दूं कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है, इसलिए आप सभी ध्यान रखेंगे। स्वर्ण भूमि कोई गुफा नहीं है बल्कि यह उस समय के थाईलैंड वाले इलाके को यानी कि पूर्वी एशिया वाले भाग को स्वर्ण भूमि से के नाम से पुकारा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि देख पा रहे हैं कि अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। मतलब कि हमें असत्य कथन चुनना है, ठीक है। तो चलिए सभी विकल्पों को एक एक बार पढ़ते हैं। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की, ठीक है। अशोक ने अपने अभिषेक के 20 वर्ष लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की। 20वें वर्ष में लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की। अशोक द्वारा महिष मंडल यानी कि मैसूर के क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए रक्षित को भेजा। अशोक की यात्राओं का क्रमशः बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती है। तो मैं बताते चलूं
कि यह कथन बिल्कुल सत्य है। अशोक यात्राओं का क्रमशः बोध गया, जो कि गया के पास है, कुशीनगर जो आज का गोरखपुर का पडरौना जिला है, गोरखपुर के पास में वो है, लुम्बिनी और कपिलवस्तु ये दोनों ही नेपाल में पड़ते हैं, ठीक है। और जो सारनाथ है ये बनारस के पास है, वाराणसी के पास है, और श्रावस्ती खुद का एक जिला है जो अयोध्या के उत्तरी दिशा में स्थित है। तो कहने का मतलब कि ये कथन बिल्कुल सत्य है। अगला देख लेते हैं। अशोक द्वारा महिष मंडल मैसूर के क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए रक्षित को भेजा। जी नहीं, गलत है। रक्षित को नहीं बल्कि इसके जगह पे महादेव को भेजा था, महादेव को भेजा था। अब बात यह है कि रक्षित कौन था और रक्षित को कहां भेजा था अशोक ने, तो मैं बताते चलूं कि रक्षित को बनवासी, ये बनवासी है जो कि आज का कर्नाटक वाला क्षेत्र है, ठीक है। आज का कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है उसको बनवासी बोलते थे। यहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने रक्षित को भेजा था, ठीक है। बनवासी रक्षित को और महिष मंडल यानी कि मैसूर को महादेव को महिष मंडल मैसूर में। एक और देख लेते हैं कथन। अशोक ने अपने अभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की। बिल्कुल सही बात है, लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की और इसी यात्रा के दरमियान उसने इस क्षेत्र को कर रहित क्षेत्र घोषित कर दिया। मतलब कि इस क्षेत्र से कर नहीं लेना है, या कह सकते हैं कि कर का 1/8वां हिस्सा ही कर के रूप में वो लेना स्वीकार किया, जो कि मामूली ही उस समय का भू राजस्व कर था, ठीक है। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की। बिल्कुल सही बात, और ये इसकी पहली यात्रा थी, ठीक है। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की। बिल्कुल सही कथन है। चलिए अगला प्रश्न, इसका उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के पतन से संबंधित विद्वानों के अपने अलग अलग मत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्वान और उसके मत को सही नहीं दर्शाता है। यानी कि एक तरफ है विद्वानों का नाम और एक तरफ उनके मत हैं। हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें कि विद्वान और उसके मत को दोनों मेल नहीं खाते हैं। तो देख लेते हैं। हरिप्रसाद शास्त्री, ब्राह्मण विरोधी नीति यानी धार्मिक नीति के कारण इनका मत था हरिप्रसाद शास्त्री जी का। तो बिल्कुल सही इनका यही मत था। उन्होंने ऐसा कहा कि जो अशोक थे वो उनकी जो नीति थी वो कहीं ना कहीं अंत में ब्राह्मण विरोधी हो गई। उनकी धार्मिक नीति में अचानक परिवर्तन आया और वो बौद्ध धर्म के प्रति झुक गए। और इससे क्या हुआ कि उस समय के जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण समुदाय जो था वह इसके खिलाफ हो गया और इससे मौर्य वंश का पतन हो गया, ठीक है। तो यह बिल्कुल सत्य कथन है। अगला है हेमचंद्र राय चौधरी का कथन मत है कि सम्राट अशोक की अहिंसक एवं शांति प्रिय नीति। जी हाँ, ये भी एक कारण माना जा सकता है, क्योंकि सम्राट अशोक जो थे उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग पर आक्रमण करने के बाद कलिंग को मगध में मिला लिए। मगध में मिलाने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म कहीं ना कहीं अहिंसा और शांति का प्रतीक है। इस कारण से अहिंसक एवं शांति प्रिय नीति अपनाई, जिस कारण से मौर्य वंश का पतन होता गया, ठीक है। डीडी कौशाम्बी का मत था कि आर्थिक संकटग्रस्त का व्यवस्था होना। ये भी इनका मत है, जो कि कहते हैं कि कहीं ना कहीं करों में छूट देना आर्थिक संकटग्रस्त से मगध जो राज्य था यह ग्रसित हो गया और इस तरीके से इस राज्य का पतन हो गया, ठीक है। तो यह तीनों मत सही है। चौथा देख लेते हैं। डीएन झा का था कमजोर उत्तराधिकारी होना। जी हाँ, बिल्कुल ये भी इनका मत था, जो कि बिल्कुल सही है। जो उत्तराधिकारी थे, ऐसा माना जाता है कि अशोक के बाद के जो उत्तराधिकारी आए वो कमजोर आए, ठीक है। उतने शक्तिशाली नहीं हो पाए जितने शक्तिशाली चंद्रगुप्त मौर्य थे या फिर बिंदुसार या फिर अशोक थे, ठीक है। तो ये इनका मत है, जो कि इनका भी मत बिल्कुल सही था, ठीक है। डीएन झा से मेल खाता है, डीडी गोस्वामी से ये मेल खाता है, हेमचंद्र राय चौधरी से ये मेल खाता है, हरिप्रसाद शास्त्री से ये मेल खाता है। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सही नहीं पूछ रहा है। तो सही नहीं पूछ रहा है यानी कि असत्य पूछ रहा है। असत्य इसमें से चारों कथन सत्य है, तो इसे इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन पहचाने। तो देख लेते हैं। सीता अनाज के रूप में ना लेकर नगद लिया जाने वाला राजस्व था। हिरण्य राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाला राजस्व था, ठीक है। तो मैं बताते चलूं कि यह दोनों ही कथन गलत है, बल्कि यह दोनों कथन एक दूसरे के विपरीत है। हिरण्य कर वह कर होता था जो अनाज के रूप में ना लेकर बल्कि नगद के रूप में लिया जाता था, ठीक है। और सीता वो कर होता था जो राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाला राजस्व होता था। यानी कि जो क्षेत्र की जो राजकीय भूमि होती थी वहां से जो कर प्राप्त होता था उसको उस समय में सीता कहा जाता था, ठीक है। और ये दोनों ही प्रश्न पहले पूछ चुका है। ये PYQ है बीपीएससी का, ठीक है। इसलिए आप सभी इसको याद रखेंगे। सीता
राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाला राजस्व, और हिरण्य अनाज के रूप में नाले का नगद लिया जाने वाला राजस्व। इस प्रकार से सत्य कथन पूछ रहा है तो सत्य दोनों में से कोई कथन सत्य नहीं है। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ना ही एक और ना ही दो, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के विपरीतार्थक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन चुनें। हमें सत्य कथन चुनना है। तो मैं बताते चलूं कि पुष्यमित्र शुंग, जो कि मौर्य वंश के बाद आने वाला शुंग वंश का प्रथम राजा था या संस्थापक था, वह वृत्रथ को मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी, जो मौर्योत्तर काल का प्रथम वंश था। बिल्कुल सही, ठीक है, यह कथन बिल्कुल सही है। मैं बार बार इसको डिस्कस कर चुका हूँ। वाण भट्ट ने हर्षचरित में पुष्यमित्र को अनार्य कहा है क्योंकि यह एक कट्टर ब्राह्मणवादी था। तो बिल्कुल ये भी कथन सत्य है। वाण भट्ट ने हर्षचरित में, यानी कि यह कहीं ना कहीं हर्षवर्धन के समय काल की बात है कि उस समय जो वाण भट्ट जो कवि थे, उन्होंने अपनी रचनाओं में पुष्यमित्र को अनार्य कहा है क्योंकि यह कट्टर ब्राह्मणवादी था। देखिए यहाँ पे बस इस बात का ध्यान रहे कि अनार्य कहने का मतलब यहाँ पे ये है क्योंकि ये कट्टर ब्राह्मणवादी था। अब इसका मतलब ही नहीं कट्टर ब्राह्मणवादी है तो वो आर्य, वह नहीं। इन्होंने अनार्य कहा है क्योंकि वह एक कट्टर ब्राह्मणवादी था। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो सत्य कथन, दोनों ही कथन सत्य है, इसलिए एक और दो दोनों इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस साहित्यिक ग्रंथ में पुष्यमित्र शुंग को अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़ने वाला बताया गया है? 84,000 स्तूप जो अशोक ने बनवाए थे। तो चलिए देख लेते हैं। मालविकाग्निमित्रम, दिव्यावदान, गार्गी संहिता और महाभाष्य। तो मैं बता दूं कि ये डिस्कस दिव्यावदान साहित्य में किया गया है, और दिव्यावदान जो साहित्य है, यह इसी साहित्य में यह बात कहा गया है कि अशोक के बनाए हुए 84,000 स्तूपों को पुष्यमित्र शुंग ने तोड़ दिया था। ठीक है, अब देख लेते हैं मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम जो है यह कालिदास द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और इसमें पुष्यमित्र शुंग का जो लड़का, पुष्यमित्र शुंग के जो पुत्र थे जिनका नाम था अग्निमित्र, ठीक है, अग्निमित्र, इनकी और मालविका की कहानी है। ठीक है, इसलिए इसका नाम मालविकाग्निमित्रम है। यह एक नाटक है, इसमें कि अग्निमित्र और मालविका की कहानी है। ठीक है, गार्गी संहिता, तो मैं बता दूं कि गार्गी संहिता में ही सबसे पहले यह वर्णन मिलता है कि यवनों का आक्रमण हुआ था इस क्षेत्र पे। ठीक है, यवनों का आक्रमण। ठीक है, अब देख लेते हैं महाभाष्य। तो मैं बता दूं कि महाभाष्य जो है यह पतंजलि द्वारा रचित है। ठीक है, पतंजलि द्वारा रचित है, और इसमें भी यवनों के आक्रमण की चर्चा हुई है। ठीक है, और एक और बात है कि गार्गी संहिता जो है यह एक ज्योतिष ग्रंथ है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प सही नहीं है? यानी कि असत्य कथन हमें चुनना है। ठीक है, असत्य कथन देख लेते हैं। कालिदास द्वारा रचित नाटक मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र जो नायक है वह पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। बिल्कुल सही, मैंने अभी बताया आप लोगों को। देवभूति इस वंश का अंतिम शासक था जो विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो मैं बता दूं कि यह कथन गलत है। वह देवभूति नहीं था, बल्कि वह था, मैं बता दूं, उसका नाम था भागवत। ठीक है, कहीं कहीं इसका नाम आपको मिल जाएगा भागभद्र। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे कि उसका नाम भागवत या भागभद्र था। ठीक है, और दूसरी बात की देवभूति इस वंश का अंतिम शासक था, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। लेकिन विदिशा में जो गरुड़ स्तंभ का निर्माण हुआ है वह देवभूति नहीं बल्कि भागभद्र ने करवाया था, या भागवत ने करवाया था। ठीक है, विद्वानों का मत है कि शुंग काल में विदिशा का सांस्कृतिक महत्व बढ़ा एवं हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। जी हाँ, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि शुंग वंश के काल में विद्वानों का ऐसा मत है कि जो हिंदू धर्म का पुनरुत्थान इसी समय में हुआ था, और जो भागवत, जो इस समय के जो राजा थे, उन्होंने भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करवाए, और इस समय हिंदू धर्म का उदय हुआ। ठीक है, अगला कथन है कि इस काल में भागवत धर्म का उदय हुआ एवं वासुदेव विष्णु की उपासना प्रारंभ हुई। बिल्कुल सही, मैंने बताया अभी आप लोगों को कि ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। ये भी कथन से विदिशा एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरा, और इस काल में भागवत धर्म का उदय हुआ और वासुदेव विष्णु की उपासना प्रारंभ हुई। ठीक है, और एक और बात है कि इसी काल में मनु स्मृति की भी रचना हुई है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे, कभी कभी पूछ सकता है
कि मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई है, तो आप बता देंगे कि शुंग काल में हुई है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन चुनें। 75 ईसा पूर्व में वासुदेव ने शुंग वंश के शासक देवभूति की हत्या करके एक नए कर्ण वंश की स्थापना की। जी हाँ, वासुदेव जो था वो एक सेनापति था शुंग वंश के समय में। ठीक है, और देवभूति जो था वो अंतिम शासक था। वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना की। कब? तो 75 ईसा पूर्व। ठीक है, 75 ईसा पूर्व। कर्ण वंश के अंतिम शासकों को आंध्र सातवाहनों ने अपदस्थ कर पाटलिपुत्र को अपने अधिकार में ले लिया। तो जी हाँ, बिल्कुल ये भी कथन सही है और ये भी कथन सही है। कर्ण वंश खैर ज्यादा समय तक पाटलिपुत्र पे अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर सका। इसके बाद आंध्र सातवाहनों के अधीन यह क्षेत्र चला गया। ठीक है, उसके बाद कनिष्क के समय काल में यानी कि कुषाण वंश के समय काल में कुषाणों ने अपने अधीन कुछ समय के लिए इस क्षेत्र को लिया। फिर उसके बाद गुप्त काल का उदय होगा और उसके बाद समुद्रगुप्त और श्रीगुप्त जैसे महान शासक आएंगे जो यहाँ पर फिर से एक नया वंश की स्थापना करेंगे। ठीक है, इसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन में चुनना था, तो दोनों कथन ही सत्य है। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अशोक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। बिल्कुल सही है। गया के समीप नागार्जुन की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण दशरथ ने करवाया था। ये भी बिल्कुल सही है। कहाँ पे? नागार्जुन की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा कौन करवाया था? तो दशरथ ने करवाया था। और गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कौन करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। और इसके बाद फायान ने राजप्रसाद के बारे में कहा है कि यह राजप्रसाद मानव कृति नहीं अपितु देवों द्वारा निर्मित है। तो बिल्कुल ये कथन बिल्कुल सत्य है। फायान ने राजप्रसाद के बारे में यह जरूर कहा है कि यह मानव कृति नहीं अपितु देवों द्वारा निर्मित है। ठीक है, अगला कथन है कि ह्वेनसांग ने कहा है कि राजप्रसाद की शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना ही एक बेतना कर सकते हैं। ठीक है, यह कथन ह्वेनसांग ने नहीं बल्कि एरियन ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? एरियन ने कहा था। क्या कहा था? कि राजप्रसाद की शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना ही एक बेतना कर सकते हैं। यह एरियन का कथन है। फायान का कथन बिल्कुल सही है। ये राजप्रसाद मानव कृति नहीं अपितु देवों द्वारा निर्मित है। ठीक है, क्या बोल रहा है? असत्य कथन चुनने को बोल रहा है, तो असत्य कथन इसमें हो जाएगा डी। ठीक है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। और मैं ये भी बता दूं कि जो यह डी उत्तर है इसमें एक शब्द आपको मिलेगा राजप्रसाद। ये राजप्रसाद क्या है? तो मैं बता दूं कि पटना के कुम्हरार में जो मौर्यकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसमें कि लकड़ी का एक घर प्राप्त हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं राजप्रसाद। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे और राजप्रसाद अगर शब्द आएगा तो आप समझ जाएंगे कि बात हो रही मौर्यकालीन साक्ष्य के बारे में जो कि कुम्हरार में आज स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इतने ही प्रश्न थे। तो आप बताएंगे कि कैसे प्रश्न थे, आपको कैसे कंटेंट चाहिए, अगला लेक्चर कैसा होना चाहिए और आपको ये कैसा लेक्चर लगा। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर देंगे, अपना प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए चलिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।